हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 23वां है। 23वां प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन के मैंने 2 तरीके बता रखे हैं, ठीक है। इनमें से मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अब चलो मैं दोनों तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो यह है इसका कि अगर कोई धनराशि P है और वो कितनी गुनी हो जा रही है, स्वयं की 15 वर्षों में 5 गुनी हो जा रही है। 5 गुनी हो जा रही है, तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है? उस पर ब्याज मिल रहा है 4p, ठीक है। अगर 4p ब्याज मिल रहा है, धनराशि P है, तो उसको 15 वर्षों में 5 गुना होने में किस दर पर ये 15 वर्ष लग रहे हैं, बटे 100 आ जाएगा यहाँ पर। ब्याज है ना 4p, ये हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। P से P कट जाएगा और 5 से काटूंगा, 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी कि R का मान आ जाएगा 80/3। आर का मान यहाँ पर 80/3 आ गया। तो सवाल में बोला उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होने में। 12 गुनी होने में मतलब 11p उस पर ब्याज होगा, धनराशि P होगी, दर कितनी है 80/3 है यहाँ पर। और यहाँ पर जो समय पूछा है कि समय कितना लगेगा, ये टी का मान पूछा है यहाँ पर, बटे आ जाएगा यहाँ पर 100, बटे आ जाएगा 100। P से P कट जाएगा और 0 से 1 यहाँ पर 0 कट जाएगा, ये वाला 0 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 2 से काटूंगा, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10 कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा 15। टी का मान आ जाएगा 11 की और 15 की गुणा करूंगा 165 आएगा और 165/4 आ जाएगा, यानी कि टी का मान आ जाएगा 165/4। इसको काटूंगा मैं, 4 चौक 16 आएगा, 4 चौक 16 और बचेगा एक, 4 एकम 4, यानी कि 41 साल कुछ माह लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर वैसे ये ठीक हो जाएगा। एक आ गया यहाँ पर, बचेगा एक, यहाँ पर एक बचेगा, 1/4 आ जाएगा। इसकी मैं गुणा करूंगा, कितने एक साल में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं, 12 तो 4 या 12 आ जाएगा, यानी कि 41 ईयर और 3 माह उसमें लगेंगे। एक तरीका तो यह इसका करने का। दूसरा तरीका है तो सेम, लेकिन उसमें क्या है कि डायरेक्टली हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। n-1 बराबर RT/100, ठीक है। इसमें रखते चले जाना है मान। n का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 4 बचेगा। r का मान कितना है, r का मान निकालना है, t का मान कितना है 15 है, बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा। फिर से वही r बटे कितना आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा। फिर से एक बार से फिर से ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें n का मान आपके कितना है, n की जगह 12 रखना, तो 11 हो जाएगा। 11 की जगह यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा, 80/3 हो जाएगा। 80/3 तो t का मान निकाल लेंगे यहाँ से, बटे आ जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ से फिर से t का मान वही आ जाएगा। t का मान कितना आ जाएगा, 165/4, 165/4 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 41 साल और 3 महीने, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि किसी भी दो समूहों ए और बी के लिए ए यह इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये जो उल्टा यू बना हुआ है, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं और इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है कि इसमें संघ समुच्चय, यानी कि इसमें कितने समुच्चय हैं, सभी समुच्चय होते हैं ए यूनियन बी में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको यूं कर दूं, ए और यूनिवर्सल ए यूनियन बी कर दूं, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए यूनियन, इसका ए यूनिवर्सल का मतलब हो जाएगा इसमें उभयनिष्ठ, यानी कि इसमें उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ अवयव कौन, इसमें ए है, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर ए और बी, ए प्लस बी ये मिलकर करते हैं उस काम को 14 दिन में। इसके अलावा ए अकेले उस काम को करता है 56 दिन में। ए करता है 56 दिन में यहाँ पर। इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 56। एलसीएम अगर 56 आएगा तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 14 चौका 56 और 56 आ जाएगा यहाँ पर। अगर ए की 1 है तो बी की 3 होनी चाहिए, बी की 3 होनी चाहिए, तभी यहाँ पर जुड़कर 4 हो रही है। बी अकेले उस काम का 3/4, काम कितना है 56 है, उसका 3/4 काम करना है किसको, ये करना है बी को। कितनी एफिशिएंसी है, 3 की एफिशिएंसी से। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से काटूंगा 14 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 14 चौका 56, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं 62 और 217 के एचसीएफ और एलसीएम के बीच 1/14 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं 62 और एक 217, इनके एचसीएफ और एलसीएम, इनका अनुपात दिया हुआ है x और 14x। इस तरह से ले लेंगे इसको, ठीक। अब एक चीज देखी होगी आपने, दो संख्याओं की जो गुणा होती है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं इसको 62 गुणा 217
बराबर x गुणा 14x लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। मैं यहाँ से 7 से काट दूँगा, 7 दूनी 14 और इसको काटूँगा 7 एकम 7 21 और 7 एकम 7 आ जाएगा। इससे 2 से इसको काटूँगा 31 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से x का मान 31 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 31 आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर का मान यहाँ पर 31 गुणा 31 आ जाएगा, तो x का मान 31 आ जाएगा यहाँ पर। x का मान अगर 31 आ गया तो एलसीएम बताना है। भाई एचसीएफ x था, एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर रख दूँगा 14 की और 13 की गुणा करूँगा, तो 14 एकम 14 और 14 तिया 42 और 1 43, यानी कि 434 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है, आसान क्वेश्चन है खैर अभी तक की। एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है, और यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? डायरेक्टली कर सकते हैं वैसे इस सवाल को, इसमें कुछ सवाल में है नहीं, यानी कि इसमें जो इसकी सापेक्ष चाल है वो 100 मीटर पर अप्लाई होगी, यानी कि ऐसे 100 मीटर आगे है, इसी को ही कवर करना है सापेक्ष चाल से। तो 100 मीटर की चाल है और आंसर 100 मीटर की दूरी है, इसमें देखना है आंसर मिनट मिनट में आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 मीटर की इसकी दूरी है और इस दूरी को कवर करना है सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल जब आपने एक साथ भाग रहे हैं आगे पीछे तो ये घट जाएगी, घटेगी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं करूँगा 5/18 से गुणा, यानी कि 2 नंबर 18 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 180 मिनट आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी 180 सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मीटर सेकंड में मैंने चाल बदल दिया ना, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 180 सेकंड आ जाएगा। 180 सेकंड आ गया, 180 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे? 3 मिनट बनेंगी। 6 तिया 18, 3 मिनट बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 75.36 बटे पाई सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई 88 सेमी, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है यहाँ पर। यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, व्यास ये दिया हो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 75.36 बटे, यहाँ पर अगर ये पॉइंटों में है तो मैं डायरेक्टली इसको 3.14 रख सकता हूँ इसका मान पाई का, ठीक है। 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी। 22/7 को जब 22 को जब मैं 7 से काटूंगा 3.14 ही आएगा। ये इसका व्यास है और मुझे इसकी त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए मैं इसको आधा कर दूंगा यहाँ, ठीक। 3.14 पॉइंट से पॉइंट कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि 2 के बाद है यहाँ पर, यानी कि लास्ट से, ये लास्ट से जो लास्ट संख्या होती है ना उनसे वहाँ से काउंट किया जाता है। यहाँ से दोनों तरफ से बराबर है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट। आगे आगे से कोई मतलब नहीं होता, पीछे से मतलब होता है इसका, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 314 से लगभग कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 14 या 42, ये 24 या 72, लगभग ये 24 बार चला जाएगा, ठीक है। 24 4 चौक 16 भी आ रहा है, तो ये 24 बार चला जाएगा। यहाँ से इसको काटूंगा मैं, तो ये 24 बार चला जाएगा। जब इसकी 75/36 की मैं 314 से भाग करूंगा, 314 से भाग करूंगा यहाँ पर, तो ये कितनी बार जा रहा है? यहाँ पर 24 बार चला जाएगा यहाँ से ही, ठीक है। 24 की और इसकी जब मैं गुणा करूँ तो 75 36 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 बार चला जाएगा, 24 यानी कि आर का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेमी में है तो 12 सेमी आ जाएगा यहाँ पर। 12 सेंटीमीटर किसका मान आ जाएगा? आर का मान आ जाएगा। अब आर का मान 12 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई 88 सेंटीमीटर। एल का मान कितना दिया हुआ है? एल का मान दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। एल का मान 88 सेंटीमीटर है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक। ये होता है इसका वक्र पृष्ठ, जो मैंने लिखा है अभी यहाँ पर। अब जिसका संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर एल प्लस आर। अगर उसकी बात करें वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका पाई आर एल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसका मान निकालना है। इसका मान मैं रखूँगा 3.14 रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। बस का आर का मान कितना है? आर का मान यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक। और यहाँ पर देखा जाए तो एल प्लस आर का मान कितना है? एल प्लस आर का मान है यहाँ पर 88 और 12, 88 और 12 हो जाएगा यहाँ पर 100। 100 से इसकी जब मैं गुणा करता हूँ तो 314 आ जाएगा यहाँ पर। 100 से जब मैं इसकी गुणा करूँगा, यानी कि पॉइंट से दोनों सिफर खत्म हो जाएंगे, तो मुझे 314 को 12 गुना करना है, ठीक है। 12 × 3600 तो यही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 120 ही आ जाएगा, 12 चौक 48 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से गुणा कर सकता हूँ मैं इसकी, ठीक है। गुणा करने के बहुत तरीके हैं, इस तरह से गुणा कर दूँ, इसको सबको जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3720, और 3720 में को जब मैं 48 जोड़ूंगा तो 3768 हो जाएगा, ठीक है। 3768 हो जाएगा, देखो आसानी से गुणा हो सकती है इसकी, इस तरह से गुणा भी कर सकते हैं। तो 3768 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि राम और सीता की आयु का योग 25 वर्ष है। यह राम है और ये सीता है, इनकी आयु का योग 25 वर्ष है। यहाँ पर बोला है कि सीता राम से 5 वर्ष छोटी है, यानी कि राम बड़ा है सीता से 5 साल, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम। दोनों को जोड़ देंगे तो 2r आ जाएगा। 2r का मान आ जाएगा यहाँ पर 30, r का मान आ जाएगा 15, यानी कि राम जो है 15 साल का है। पूछा किसका है? राम की आयु। राम की आयु पूछिए, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रवि एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टा पर खरीदता है। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि उसका अंकित मूल्य पहले ₹100 रहा होगा, जब उसने दुकानदार से खरीदी होगी। अब इसने 25% के बट्टे के साथ उसने ₹75 में खरीद ली। ₹75 में खरीद ली, अब उसका एक कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पर ये, ठीक? और इस घड़ी का एक नया मूल्य अंकित करता है। अंकित कर दिया उसने, हमें नहीं पता कितना करा। अब आगे बढ़ते हैं, अब अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य का नहीं पता तो हमें ये भी नहीं पता कि 20% बट्टा किस पर दिया है। आगे बढ़ते हैं और फिर भी उसे 60% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर हम कर सकते हैं 60% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 75 है। 75 है और 75 पर उसका कितना है? 60% का लाभ हो रहा है। तो उसका एसपी कितना होना चाहिए? 60% का मतलब होता है 8/5 लाभ में, ठीक है? वैसे 60% का मतलब तो 3/5 होता है, लेकिन लाभ हो रहा है तो 8/5 कर दूँगा। यानी कि 15 आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, यानी कि उसका जो एसपी रहा होगा यहाँ पर, एसपी जो रहा होगा उसका, तो वो 100 15 अट्ठे 120 रहा होगा एसपी, ठीक? ये बात समझ में आ गई? यानी कि उसने जो लाभ कमाया है 60% का, तो उसका एसपी 120 रहा होगा ₹75 की चीज़ खरीदने के बाद। इतनी बात समझ में आ गई? अब वो 20% बट्टा किस पर दिया है? 20% का बट्टा यहाँ कब आया है उसका? 20% का बट्टा आया है, जो उसने अंकित किया था, नया मूल्य अंकित किया था, उस पर बट्टा दिया था उन्होंने 20% का, तभी आया था। इसका मतलब 120 का जो बट्टा दिया था उन्होंने 20% का, तो 100/80 होना चाहिए। 100/80 होना चाहिए, तो इसको मैं जब इसको काटूँगा तो 1200/8 आ जाएगा, 1200/8 आएगा, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य, उसने नया अंकित मूल्य निर्धारित किया था, वो ₹150 निर्धारित किया था। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर उसने जो नया अंकित मूल्य निर्धारित किया था, वो ₹150 निर्धारित किया था यहाँ पर, ठीक? ये मैंने कैसे निकाला 150? इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लेंगे कि कोई अ, एक्स है, अंकित मूल्य उसने एक्स निर्धारित किया है और उसने उस पर कितना 20% का बट्टा दिया। 20% का बट्टा मतलब 80/100 करा, तो उसका जो मूल्य आया था 120 आया था। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर मैं इसकी भाग करूँगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8 से भाग करूँगा 1200 की, तो 150 ही आ रहा है यहाँ पर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है? मैंने डायरेक्टली निकाल दिया था। तो यहाँ पर एमपी जो आ गया वो 150 का आ गया, जो उसने अंकित किया था। अब सवाल पूछा कि पुराना अंकित मूल्य है 100, नया अंकित मूल्य है 150, इनका अनुपात बताना है। अनुपात हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 3 का आ जाएगा। 2 3 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 10.2 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप यानी कि इसका परिमाप दिया हुआ है 3a। 3a का मान कितना दिया हुआ है? 10.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर। मैं यहाँ से इसका एक भुजा का मान निकाल सकता हूँ। एक भुजा का मान, ये मैंने 3a क्यों लिया है? क्योंकि इसकी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, तो ये 3a ही होता है इसका परिमाप। a का मान यहाँ से आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12 है। 3.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यही तो होता है इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर षडभुज की बात करें तो यहाँ पर 6 से गुणा हो जाती है, ठीक? यहाँ पर आ जाएगा √3/4 और गुणा में क्या आएगा? गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, गुणा में आ जाएगा 3.4 का वर्ग बटे 4 इंटू 3.4 का वर्ग। 3.4 गुणा 3.4 दो जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब आगे क्या करना है? आगे मुझे देखना है यहाँ पर कि देखो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं 34 से गुणा तो मुझे लंबा पड़ेगा। मैं यहाँ से 2 से इसको काट दूँगा और इसको काट दूँगा। यहाँ तो 1.7 और 1.7 आ जाएगा। 1.7 आएगा, 1.7 आएगा, 17 आ जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289 और पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि पीछे से एक संख्या यह है, एक संख्या है, तो यानी कि पीछे से 2 के बाद लगेगा। 2 के बाद लगेगा तो मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर मेरा आंसर हो जाएगा 2.89, 2.89 √3 मेरा आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट लगते कैसे हैं मैं इसको लगाना बता रहा हूँ, ठीक है? इसको मिटा दूँ, ये समझ में आ गया होगा, ये कैसे मैंने पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर 3.4 था, 3.4 और 3.4 था। तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ? चलो, एक मैंने 2 से काट दिया यहाँ पर, तो इसको 1.7 और 1.7 था यहाँ पर ये, ठीक? अब मैं इसको यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, ये दोनों तरफ से यहाँ से ये, तो मेरे पास नीचे सिफ़र कितने हो जाएँगे ये बताओ? मेरे पास नीचे सिफ़र हो जाएँगे 2, एक इस वाले का और एक इस वाले का। इसकी जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 289 आएगा और नीचे 2 सिफ़र जो है वो कहाँ लगेंगे? पीछे से इधर की तरफ लगेंगे। तो इस तरह से होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? इस तरह से कर लेंगे इसको, 2.89 √3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है कि ए, बी, सी, डी एक व्यापार में क्रम से निवेश करते हैं इतना। ए है, बी है, सी है और डी है। ये निवेश कर रहे हैं 3, 6, 2 और 5 के अनुपात में। ये इनकी राशि है यहाँ पर और पूँजी का उपयोग कर रहे हैं वो, इसका उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसका वो 5, 3, 2 और 6 के अनुपात में। ये टाइम की जगह भी ले सकता है उपयोग, ठीक? यहाँ पर जो
अब उनका लाभ आया 50,250 रुपये का, तो लाभ कितना हो जाएगा इसका? 3 पंजे 15 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। हालाँकि यहाँ से कुछ कट रहा था क्या? 3 कुछ कट नहीं रहा था यहाँ से, ठीक है? 2 कट रहा था, यहाँ से 2 कट रहा है, यहाँ से नहीं कट रहा, ठीक, कुछ नहीं कट नहीं रहा कुछ भी यहाँ से, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 5 छन 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका जो लाभ आएगा वो इस अनुपात में बटेगा चारों का। सवाल में पूछा है ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर। ए और शेयर, ये ए के शेयर है, ये बी के शेयर है यहाँ पर, तो इनके बीच का अंतर 11 है। 11 का मान मुझे चाहिए, टोटल कितना है ये? टोटल है यहाँ पर ये 15, 18, 33, 4 37 हो जाएगा और यार 67 हो जाएगा टोटल ये, ठीक है? टोटल 67 हो जाएगा, 67 और टोटल यहाँ पर कितना था? 50,250, 50,250 रुपये। यहाँ से 67 से कितनी बार कट सकता है? 67 से 50,250 को मुझे काटना है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर 7 छंग 42, यानी कि 7 बार तो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है? 7 बार ये यहाँ से जा रहा है। यानी कि ये 75 बार कटना चाहिए यहाँ से, ठीक है? 75 बार यहाँ से, 7 छंग 42, 75 बार यहाँ से कटना चाहिए। 5 सत्ते 35 यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है? एक बार आप काट कर देख सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर 75 बार यहाँ पर कट रहा है। एक बार मैं देखता हूँ कि इसमें अगर 75 बार ये कट रहा है तो मेरा आंसर आ रहा है क्या यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये 75 बार कट जाएगा, 75 की और मैं 11 की जब गुणा करता हूँ तो क्या आएगा? 11 पंजे 55 आएगा और यहाँ पर एक जीरो भी है, ये यहाँ पर जीरो है, 50 25 कटेगा 75 बार, जीरो भी है यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर 750 होना चाहिए। तो आ जाएगा 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, 77 और 5 82 हो जाएगा, ठीक है? 8250 रुपये क्या आंसर है? 8250 है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये 750 रुपये से मतलब 750 50 बार कट रहा है। एक बार आप काट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि रुपये 8,20,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अगर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है, अर्धवार्षिक है, तो दर हो जाएगी यहाँ पर, दर हो जाएगी 3% और टाइम हो जाएगा 2 साल का। एक धनराशि कितनी है? धनराशि है यहाँ पर 8,20,000 की। 8,20,000 की धनराशि है, 3% की दर है, 3/100 कर दूँगा। मुझे 2 साल का निकालना, काटूँगा 2 बार तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है? और गुणा करूँगा इसकी मैं यहाँ पर 3 से 2 से, क्योंकि 2 साल का तो 2 से गुणा करूँगा। 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर? तो ये आ जाएगा मेरा 46 दूनी हो जाएगा 92, 492 आ जाएगा। 492 डबल ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर से काटूँगा तो कट जाएगा यहाँ पर। 3 की 3 से गुणा करूँगा और यहाँ पर फिर 1 से गुणा करूँगा, यानी कि यहाँ पर मैं 246 की 3 से गुणा करता हूँ तो 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा। 738 और गुणा करूँगा 1 से इस बार, क्योंकि मैं 2 1 के अनुपात में लेता हूँ, तो यहाँ पर 738 ही आ जाएगा। इसको मैं जोड़ दूँगा, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं जोड़ता हूँ तो ये मेरा 8 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा और 49,938 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल ये है कि यदि 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों को 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं, 540 पुस्तकों को, यानी कि एक कार्य ये है, 12 व्यक्ति हैं और 10 दिनों में करते हैं, कितना काम करते हैं? 540 पुस्तकों को मुद्रित कर सकते हैं, 540 को, ठीक है? ये क्वेश्चन 11वां है, ये 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे बोला है तो 8 दिनों में ऐसी, यानी कि 8 दिनों में ऐसी 720 पुस्तक, 720 पुस्तक मुद्रित करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? यानी कि यहाँ पर 12 व्यक्ति थे, तो मुझे कितने 12 प्लस एन की और आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि मुझे एन व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ रही है, तो इसमें 12 तो मुझे लेने पड़ेंगे पहले वाले, एन और मुझे फालतू करने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है? 8 में 72 9 बार कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 9 छंग 54, ठीक है? 6 और 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर 12 प्लस एन, ये याद आएगा यहाँ पर। ये यहाँ से कटेगा 8 में 72, यहाँ पर 90 आ जाएगा और 9 से 9 छंग 54 और 6 दूनी 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है? ये 20 आएगा, 20 बराबर 12 प्लस एन आ जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा यहाँ पर 8, तो मुझे 8 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? भाई मैंने इसके फॉर्मूले बता रखे थे, 4-5 फॉर्मूले बताए थे, याद होंगे, ठीक है? तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मैंने औसत, योग, औसत दोनों बताया था। योग क्या होता है? n n प्लस 1 होता है योग इनका, और जब हम इसका n n प्लस 1 बाई 2 ये उसका योग होता है। जब हम इसका क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, तो 1 n खत्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें उतनी संख्याओं से ही भाग करनी पड़ती है। तो n प्लस 1 बटे 2 इनका औसत आ जाएगा। 6 प्राकृतिक संख्या है तो इनका औसत कितना होना चाहिए? 3.5 होना चाहिए, ठीक है? तो k का मान कितना आ गया? k का मान 3.5 आ जाएगा।
यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा? k का मान यहाँ पर 303.5 आ गया और मैं 8 संख्याओं का देखा, यानी कि 2 संख्याएँ मैंने और शामिल कर ली, यानी कि मुझे अब 8 संख्याओं को चाहिए। तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 9/2, यानी कि 8 संख्या होगा 4.5। 4.5 होगा, तो ये बोला है कि यह कितना अधिक होगा? इससे कितना अधिक होगा? केवल 1 अधिक हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसका 1 की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन ये दिया है कि 2 नाव ए और बी अलग-अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलती है। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर की है। 108 किलोमीटर की है, ठीक है। शांत जल में नाव ए तथा बी की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए धारा की दिशा तथा बी धारा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे? तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस वाला ही। 108 किलोमीटर की दूरी है, जैसा अभी चोर चोर का उसका आया था ना अभी पीछे, चोर का और पुलिस वाले का, सेम वही सवाल हो गया। उनके बीच की भी दूरी कुछ थी, यानी कि उनके बीच की दूरी 100 मीटर थी। यहाँ पर 108 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। और इसको तय करना है सापेक्ष चाल से। जब ये आमने-सामने आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 27 चौका कितना हो जाएगा? 27 चौका 160 होते हैं, तो 4 घंटे के बाद मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं था इस सवाल। अगला सवाल ये है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,809 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 16,809 है। इसको मैं 41 से विभाजित करना है मुझे, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? तो मुझे पहले 41 से ये देखना पड़ेगा, भाग करता हूँ तो मुझे कुछ शेषफल क्या बच रहा है मेरा यहाँ पर। 41 से मैं भाग करता हूँ तो 41 से कितनी बार? 4 बार कटेगा ये। हाँ, 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 4, ये 4 बचेगा यहाँ पर और पूरा उतार लेंगे 409। इस बार कितनी बार कटेगा ये? इस बार कटेगा यहाँ पर 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 9 बार चला जाएगा यहाँ पर। 9 एकम 9 आ जाएगा और 9 चौक 36, ठीक? यानी कि 10 बार तो 410 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 कम बच रहा है, तो 40, यहाँ पर 40 शेष बचना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर 40 शेष बच रहा था। इसका मतलब यहाँ पर 2023 और 2024 में पुणे की जनसंख्या इतनी थी, यानी कि 2023 में कितनी थी? 71, 66 और 3 सिफर है यहाँ पर। 2024 में कितनी हो गई? 2024 में ये बढ़ कर के हो गई, ये बढ़ कर के हो जाती है 73 और 45, 850, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जनसंख्या में वृद्धि बतानी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट से 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से भी काट लेंगे इसका। 5 से काट करके इसमें थोड़ा-सा और छोटा कर सकते हैं, छोटा कर कर के हम कर लेंगे यहाँ से। इसको मैं 5 से काटता हूँ, 5 से काटूँगा तो 5 एकम 5 एक बार कटेगा और यहाँ पर 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। 1 सिफर और बचेगा यहाँ पर 5 एकम 5 है, क्योंकि 1 सिफर मैंने काट दिया है इस वाले से। इससे मैंने ये सिफर कैंसल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जब आ जाएगा 5 एकम 5 आ जाएगा और यहाँ पर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 छन 30, 5 नम 45, 5 एकम 5 आ जाएगा और 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर नहीं कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, बचेंगे 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहाँ पर नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। कुल मिला के मैं यहीं से मुझे ही निकालना पड़ेगा। यहाँ से मैं निकाल लूँगा तो यहाँ पर मैं इसमें से घटाऊँगा 6917 में से मैं कितना घटाऊँगा यहाँ पर? 3320। 6917 में से 3320 मुझे घटाना है। कितना आएगा यहाँ पर? 7 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9, 8 में से 3 जाएगा यहाँ पर, बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 3। यानी कि ये जो वृद्धि हो रही है इसमें, ये 3597 की वृद्धि हो रही है। 3597 की वृद्धि हो रही है। किससे हो रही है वृद्धि? वृद्धि हो रही है इस वाले से, यहाँ पर जो है ये 14, 33, 20 से। 14, 33, 20 और गुणा कर दूँगा यहाँ पर 100। 1 सिफर यहाँ पे 1 कट जाएगा यहाँ पर ये, ठीक। अब ये मुझे यहाँ पर सोल्व करना है। इतना मुझे सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर ये, यानी कि मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूँ, तो यानी छोटा ही नहीं करना मुझे, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इसको। 35, 97, 20 आ जाएगा यहाँ पर, 97 और यहाँ पर ये आ जाएगा 14, 332। इसको मुझे कैंसल आउट करना है। 14,332 को 35,000 के बस में जाना, तो 2 बार तो कटेगा यहाँ पर ये, ठीक है। 2 बार कटेगा केवल, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए इसका। तो ये 2.5 बार चला जाएगा यहाँ, ठीक। इतना हम कर लेंगे, आगे निकालने इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 134 है और यदि कुल सिक्कों का मूल्य जो है ₹66 है, 66 और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या जो है ₹1 के सिक्कों की संख्या से 112 सही 1/2% अधिक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ₹1 के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। आगे बोला है कि इतने इतने तो सिक्के की संख्या है और इतने रुपए हैं टोटल ये। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या जो है ₹1 के सिक्कों की संख्या से 112 सही 1/2% अधिक है। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बनाता हूँ तो 112 दूनी 224 रहेगा, 225 हो जाएगा यहाँ पर, 225/2 आ जाएगा और फिर मैं परसेंट को इसको नीचे लेकर जाऊँगा तो 25 नम्मा 225 और 25 से अट्ठे 200, यानी कि 9/8 हो जाएगी।
अब किससे अधिक है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से, यानी कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या अगर 8 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 8, तो 8 9 17, ये 17 अधिक हो जाएगी, यानी कि ये 9 अधिक हो जाएगी, 17 हो जाएगी यहाँ पर ये 25 पैसों की संख्या। तो 25 पैसों की संख्या सिक्कों की संख्या अगर 17 है, तो ऑप्शन में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक 17 का ऑप्शन, 17 का मल्टीपल केवल बी है, जो कि 68 है, यानी कि 68 जो है 17 का मल्टीपल है, और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो मेरा आंसर एग्जैक्टली 68 तो मेरा पक्का हो जाएगा कि मेरा 68 यहाँ पर आंसर है। लेकिन अगर एक ऑप्शन और होता है इसमें ऐसा, फिर हम क्या करते? इसमें हम फिर मान रख के देख सकते थे, लेकिन उसमें फिर उतना ही समय लग जाता, जितना फिर जिस तरह से हम बेसिक से बना सकते थे, ठीक है? उसमें भी उतना ही समय लग जाता। उसको भी मैं करके बता सकता हूँ कि किस तरह से इसको वेरिफ़ाइड कर सकते हैं। लेकिन अब जब अगर एक से अधिक ऑप्शन आ गए, तो फिर उसमें उतना ही समय लग रहा है, ठीक है? तो इसलिए हमें वो तरीका पता होना चाहिए बेसिक वाला, ताकि उससे हम एग्ज़ैक्टली जल्दी से कर पाएँ। तो बेसिक वाला तरीका क्या होगा? बेसिक वाला तरीका ये हो जाएगा, मैं मान लूँगा कि यहाँ पर ये आ गए 17, यानी कि ये अगर x है, देखो आंसर तो यहाँ पर 68 आ गया, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसा चारा बन नहीं रहा कि इसको और कोई शॉर्ट ट्रिक से करा जाए, ठीक है? इसके लिए फिर एक ऑप्शन, यही बेसिक तरीका बन रहा है, पर वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 17 हो जाएगा यहाँ पर। टोटल कितने हैं सिक्के? यहाँ पर ये सिक्के हैं, नंबर है यहाँ पर, ये सिक्कों की संख्या थी और यहाँ पर रुपए थे। तो ये सिक्कों की संख्या 17x और 8x कितना हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी यहाँ पर 25x हो जाएगा यहाँ पर। 8 और 17 25 होते हैं, ठीक? तो यहाँ पर 25x तो ये हो गए, 25x हो गए, और यहाँ पर 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी बचेगी? टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 134। 134 माइनस का 25x, ये बचनी चाहिए, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बोला है कि रुपए कितने हो जाएंगे? यहाँ पर रुपए भी तो निकालने, 1 रुपए का 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 8x रुपए हो जाएंगे, ठीक है? 134 माइनस 25x के अगर 50 पैसे हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? इसको मुझे भाग करनी पड़ेगी 2 से, क्योंकि 50 पैसे में जो है 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के होने चाहिए। तो 25 पैसे 25x बटे यहाँ पर आ जाएगा 2, और 25 पैसे में 4 सिक्के बनेंगे 1 रुपए बनाने के लिए, तो इसको मैं रुपए बनाने के लिए करूँगा 17x, यहाँ पर 17x आ जाएगा और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं क्या इतना कर सकते हैं, इतना करने के बाद देखो बेसिक तरीका थोड़ा बड़ा तो होता ही है, लेकिन ये मैं तब बता रहा हूँ जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो फिर हमें इस तरह से करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में आएगा, अगर हमारे पास समय बचता है तो, ठीक है? और कोई चारा है नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पर कि अच्छा यहाँ पर इतना आ गया, ये अब हमें क्या करना है? हमें इसमें क्या करना है, 4 का यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा 4, इनका 4, 2 और 1, इसके बटे में 1 है, तो 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 चौक 32 एक्स, ठीक? 8 चौक 32, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 8 चौक 1 से 4 बार काटूँगा तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से इसके अंदर मुझे गुणा करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा 200 और 34 दूनी 68 हो जाएगा, यानी कि 268 हो जाएगा। 268 और माइनस का ये आ जाएगा 25 दूनी 50 एक्स, ठीक? 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 17 आ जाएगा। 17x बराबर में 66 है, ठीक है? इसके बराबर में 66 है। 32 और 17, 32 और 17 हो जाएंगे 49। 49 में से अगर मैं 50 घटाऊँगा तो माइनस का x आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर बचा प्लस का 268। 268 4 की मैं इधर गुणा कर दूँगा 66 में। यहाँ पर बराबर 66 रखा हुआ है, जगह नहीं है यहाँ पर ये। 4 से 4 छंग 24 और 4 छंग 24 और 2 26, ठीक? माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा? ये इधर जाकर के घट जाएगा, तो ये भी माइनस में 4 आएगा, यानी कि x का मान जो आ जाएगा, x का मान 4 आ गया। x का मान अगर मेरा 4 आ गया, तो अब मुझे क्या पूछा? मुझे पूछा कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो मैं 17 की जगह रख दूँगा, x की जगह रख दूँगा 4, 17 चौका 68 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 68 हो जाएगा। अगर पूछेगा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, तो 32 हो जाएगी यहाँ पर। 8 से गुणा करता चले 4 से गुणा करता चले जाऊँगा। इनके सिक्कों की संख्या कितनी बचेगी? 25 चौका 134 हो जाएगी यहाँ पर। कुछ भी निकाल सकते हैं अब निकालने को तो हम, ठीक है? रुपए भी निकाल सकते हैं, कितने-कितने रुपए हैं। तो इस तरह से कर लेंगे। देखो, ये तरीका मैंने तब बताया है जब हमें कुछ और ऑप्शन नहीं बचता है। तो बाकी यहाँ पर आंसर आ चुका था, आंसर पहले ही 17 का मल्टीपल देख लिया था। लेकिन अगर एक ऑप्शन और होता 17 के मल्टीपल का, तब भी चेक करने का मेरे पास तरीका था। लेकिन अगर मैं उसको चेक करके वो बताता, तो फिर इतना ही समय उसमें लगना था, तो इतने तो इससे क्या हो कि हम यही तरीका ना सीख लें, इस पर अपनी पकड़ मजबूत ना कर लें। ठीक? अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 9/31, 3/17, 6/23 और 6/11 में इस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन-सा है? इसका तरीका ही मैंने आपको बताया हुआ है। 2 तरीके बताए हुए हैं, या तो इसको डायरेक्टली काट लो, ये तो आम तरीका है, सब इसी तरह से करते हैं। लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि अगर इस तरह से दिया हुआ हो, अगर नीचे से काटना आसान ना हो, तो हम ऊपर की तरफ से नीचे को काट सकते हैं। काट सकते हैं, कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है कि जैसे इस चीज़ को समझो, मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 4 और यहाँ पर लिखा मैंने 2, यहाँ पर लिखा मैंने 5 और यहाँ पर लिखा मैंने 3। यहाँ पर लिखा मैंने 3, इसका मतलब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों रखा, ऊपर की संख्या मैंने बड़ी रखी है और नीचे की संख्याएँ मैंने छोटी रखी हैं, ठीक? यहाँ से जब मैं इसको काटूँगा तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से इसको काटूँगा तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 1.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन-सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। ये वाली बड़ी है ना? ये वाली बड़ी है।
लेकिन अगर मैं जस्ट इसको उल्टा कर दूँ, 2/4 कर दूँ और मैं इसको 3/5 कर दूँ। अब कौन-सी बड़ी है? अब मैं ऊपर से इसको काटता हूँ तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2 बचेगा और इसको काटता हूँ 2 एकम 2 यानी कि 1 के बटे में आ रहा है ना यहाँ पर अब जब मुँह से ऊपर से काटूँ और ये कितना बचेगा 3 एकम 3 बचेगा और यहाँ पर ये 1 बचेगा। अब कौन-सी बड़ी है? अब ये वाली बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? क्योंकि इस स्थिति में ऊपर वाली से काटने पर ये 2 बड़ा आ रहा था तो ये बड़ी होगी और इस स्थिति में यहाँ पर ये छोटा आ रहा तो ये बड़ी होगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से रखा हुआ है, तो हम जब ऊपर से काटेंगे तो नीचे जो भी छोटा आएगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये बहुत आसान है काटना। 9 से काटूँगा इसको मैं 9 तिया 27 यानी कि 1 के बटे में कितना जाएगा? ये 9 तिया 27 3 बार जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा? वैसे तो मैं एक-एक बार काट कर के दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? एक बार अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं काट लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पंजे 15 ठीक है? नीचे 5 आएगा। इसको अगर मैं काटता हूँ, इस वाले को तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 तिया 18 36, 18 3 बार जाएगा, तो ये वाली दोनों यहाँ पर बराबर है। इसको मैं देखता हूँ काट के यहाँ पर ये बराबर नहीं है, इसमें पॉइंट से काटूँगा तो और कुछ निकल सकता है यहाँ पर 6 से इसको काटूँगा 6 एकम 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा। तो इसका मतलब बताओ यहाँ पर सबसे छोटी कौन-सी है नीचे? सबसे छोटी यही तो है नीचे, ये सब पॉइंटों में है यहाँ पर। इसका मतलब जो ये संख्या सबसे छोटी नीचे आई है, तो यही सबसे बड़ी होगी। ये भिन्न सबसे बड़ी होगी और ये भिन्न सबसे छोटी होगी क्योंकि नीचे यहाँ पर 5 आया ना, अगर पूछा होता सबसे छोटी भिन्न कौन-सी है, तो ये वाली सबसे छोटी हो जाती है। यानी कि नीचे जो 5 है सबसे बड़ा है, तो ये छोटी होगी। यहाँ 1 सबसे छोटा है नीचे, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिए हुए, यानी कि ये ठीक हो जाएगा मेरा 6/11 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं, आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और मुझे लगता नहीं है कि इससे आसान कोई तरीका होगा। इसमें 64/25 दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का 3/2 दिया हुआ है, तो इसको मैं अगर चेंज कर दूँ 25 को ऊपर 64 को नीचे ले आऊँ तो ये माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि इसको मैं 25 और बटे यहाँ पर मैं कर दूँ यहाँ पर 64 तो ये खत्म हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा प्लस बन जाएगा। इसको मैं रूट में ला सकता हूँ, ये 2 जो है ना 1/2 ये रूट में आ जाएगा यहाँ पर और इसके ऊपर रह जाएगा केवल 3 यहाँ पर, गुणा 2 की पावर 6 ये है और 5 की पावर 6 ये है। इसको मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ, अलग-अलग लिखने में फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है देखते हैं अभी। यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा भाग की जगह और गुणा का निशान आ जाएगा तो ये सब 1 के बटे में पहुँच जाएगा यहाँ पर। 1 के बटे में पहुँचेगा सब यहाँ पर ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 16 की पावर माइनस का 3 है। इस माइनस को हटाने के लिए इस 16 को भी मैं 1 के बटे में ले जा सकता हूँ। 1 के बटे में ले जा सकता हूँ 16 को और इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 16 है 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर लिख दूँगा मैं यहाँ पर 4 ठीक है, 2 की पावर 4 लिख दूँगा और यहाँ पर 1/4 ये है और इसके बाद इसके पावर में 3 भी है यहाँ पर, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इस तरह से जो 4 लिखा हुआ है ये, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक? इस तरह से लिख दिया है। अब ये 4 से 4 कट जाएगा और 2 की पावर यहाँ पर 3 है तो 8 आ जाएगा। ये 8 पहुँच जाएगा ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी, ये 5 का वर्ग है, 5 की पावर 5 का वर्ग है ना यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 आ जाएगा और ये 8 का वर्ग है 64 तो यहाँ पर ये 8 की पावर 3 आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर 2 की पावर 6 बचा है और 8 की पावर 3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको 2 के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या? इसको 2 की पावर 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 की पावर 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर 9 आ जाएगा ये। 8 की पावर 3 थी यहाँ पर। 8 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? 8 की पावर 3 का मतलब होता है 64 अट्टे 512। 512 को मैं 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ, ठीक है? ऐसा समझ लो। 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 6 है और नीचे 5 की पावर 6 है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये सब खत्म हो रहा है 4 से 4 यानी कि ये आ जाएगा ऊपर। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर ये। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करेंगे? ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 से 2 की पावर 9 खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 9 खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास 5 की पावर 3 ऊपर और 5 की पावर 6 नीचे बचा। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 6 में से 3 कट जाएगा तो केवल मेरे पास 1/5 की पावर 3 बचेगा, जो किसका आंसर आ जाएगा 1/125 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं 125 1/125 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि शराब और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। ये 60 लीटर मिश्रण है शराब का और पानी का, ठीक? ये यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर वाटर है। इसमें क्या था, इसमें बोला है कि 20% पानी है। 20% पानी का मतलब है अगर ये 20% पानी है, तो 80% ये पानी इधर की तरफ है क्या? ठीक, इधर मैंने लिख दिया इसको। तो यहाँ पर अगर पानी 20% है, तो ये 80% हो जाएगा अल्कोहल। 80% अल्कोहल तो इनका रेशियो कितना होगा? रेशियो 4 के और 1 के अनुपात में होगा।
अब आगे बोला है कि यदि इस मिश्रण से 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, इस मिश्रण से अगर 20 लीटर बाहर निकाला जा रहा है तो ये इसी रेशियो में बाहर निकलेगा जिस रेशियो में पहले है। यानी कि अगर 20 लीटर निकाला जाता है तो इसमें कितना बचेगा? केवल 40 लीटर बचेगा। 40 लीटर बचेगा तो 40 लीटर में भी यही रेशियो होगा सेम। कौन-सा वाला? 4:1 का। 4:1 का रेशियो होगा यानी कि 5 का मान कितना है? 40, 8 चौक 32 यानी कि 32 और 8 के अनुपात में है अभी भी ये। ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अल्कोहल 32 लीटर है और वाटर 8 लीटर अभी भी इसमें। आगे बोला इसमें 8 लीटर शराब मिला दी जाती है। 8 लीटर शराब मिलाने के बाद ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी उतना ही रहेगा। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत, अंतिम मिश्रण में पानी कितना है? 8 है, टोटल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ये। 40 में को 8 लीटर ये मिला दिया गया है तो 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा यानी कि 1/6 आ जाएगा। 1/6% को मैं क्या लिखता हूँ? 16.67 लिखता हूँ, ठीक है? 16.67 लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दी गई n गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर a का मान दिया हुआ है 1/3, r का मान निकालूँगा 1/3 1/9 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा 3 आ जाएगा, 3 तिया 9, 1/3 यहाँ पर ये r का मान आ जाएगा। अगर r का मान 1 से छोटा है तो मेरा फ़ॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? Sn पदों का योगफल क्या होगा? Sn बराबर a इंटू 1 माइनस का Rn और बटे 1 माइनस का R अगर R 1 से छोटा है तो। अब यहाँ पर मैं इसके मान रख सकता हूँ। a का मान कितना है? a का मान है 1/3, 1/3 है तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 1 माइनस का Rn आ जाएगा। R का मान 1/3 है तो 1/3 यहाँ पर n आ जाएगा और बटे में 1 माइनस का R है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। 2/3 आ जाएगा, 3 से 3 ऊपर जाएगा कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो केवल यहाँ पर बचेगा 1/2। 1/2 बचेगा तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी ये ऐसे ही रखा जाएगा यहाँ पर। ये ऐसे ही रखा जाएगा 1 माइनस का 1/3 की पावर। अगला क्वेश्चन ये है कि 40 छात्रों की आयु निम्नलिखित तालिका में दी गई है। माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का यानी एक क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ निकालेंगे एज की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 12 दूनी 24 आ जाएगी और ये आ जाएगा यहाँ पर 13 चौका 52, 14 पंजे 70 और 14 छंग 84 हो जाएगा यहाँ पर और इसके अलावा 15 नम्मा 135 आ जाएगा, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 एकम 8 और यहाँ पर 17 सत्ते 119 आ जाएगा और 18 चौक 72 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, इन सबको जोड़ेंगे और इस जो फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ेंगे यहाँ पर। इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, भाग कर देंगे, मेरा माध्य निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है? जोड़ते हैं इसको, 4 8 2 6 10 15 और 15 और 8 23 आ जाएगा। 23 यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 34 का 4 आ जाएगा, हासिल 3 बचेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 8 2 7 3 10, 7 3 10 18, 3 21 23, 23 31 यानी कि 31 का 1 आएगा, फिर से हासिल बचेंगे 3 और 3 और 3 6 आ जाएगा यानी कि 614 टोटल आ जाएगा। ये 614 आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं यहाँ पर 4 2 6 6 12 और 9 21 8 29 29 यानी कि 40 आ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर 40 यानी कि मुझे माध्य निकालने के लिए 614 को 40 से भाग करना पड़ेगा। 40 से भाग करना पड़ेगा, मेरा माध्य आ जाएगा। 4 से मैं भाग कर दूँगा इसको, यहाँ से 4 से मैं अगर इसको भाग करूँगा तो 4 एकम 4 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पर 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा, ठीक? 4 पंजे 20 आ जाएगा और बचेंगे यहाँ पर 4 एकम 4 बचेंगे 2, 4 पंजे 20 यहाँ पर 4 तिया 12 आ जाएगा और फिर से 4 पंजे 20 आ जाएगा। अब मेरे पास जो पॉइंट लगा है, मेरा पॉइंट यहाँ पर आया है ये, ठीक है? पॉइंट लगाकर मैंने तभी इसी पर बढ़ाया यहाँ पर और एक 0 मेरे पास ये भी है तो पॉइंट मेरा एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर यानी कि 15.35 इसका माध्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, ये वाले अच्छे क्वेश्चन हैं, जो पाई चार्ट दिए हुए हैं, पाई चार्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन ये वाले हैं, ठीक है? तो इसमें कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। यहाँ पर दिया हुआ है कि दुकानों सी तथा एच, पहले तो हम इसको देखना है। यहाँ पर देखते हैं कि 8 विभिन्न दुकानों द्वारा स्पोर्ट तथा लग्जरी घड़ियों का बिक्री का विवरण है, यानी कि यहाँ पर जो स्पोर्ट है और प्लस में लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पर केवल स्पोर्ट की गाड़ियों का बिक्री का परसेंटेज दिया हुआ है। दुकानों सी तथा एच द्वारा बेची गई लग्जरी घड़ियों की संख्या, यानी कि जो सी और एच है, यानी कि इसमें लग्जरी घड़ियों के बारे में पूछा है, इस वाले लग्जरी की। तो लग्जरी की गाड़ी की संख्या कैसे आएगी? मुझे दोनों की निकालनी पड़ेगी और उसमें से घटाना पड़ेगा इस वाली को, यानी कि स्पोर्ट घड़ियों को घटाना पड़ेगा तब जाके लग्जरी घड़ियाँ यहाँ पर मिलेंगी मुझे। सी और एच द्वारा भेजी गई दोनों गाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सी की कितनी है? 14 है और एच की 19 है, यानी कि
56,000 का मुझे कितना निकालना पड़ेगा? 14 और 9 23% निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 23% निकालना पड़ेगा, 2 सिफ़र मेरे कट जाएँगे, 560 की और 23 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये आ जाएगा 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 हो रहे 11। ये आ जाएगा यहाँ पर 8 8, यानी कि ये 12,880 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी संख्या आ जाएगी। ये अगर सेम होता तो फिर इसमें कॉमन लेकर बहुत आसान हो जाता, ठीक? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर सी की और एच की, यहाँ पर एच की 12 है और सी की 17 है, यानी कि यहाँ पर 19 है। तो मुझे 19% निकालना पड़ेगा 32 का। 32 का यानी कि 320 को 19 से गुणा करनी पड़ेगी। 0 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, 57 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 60, 60 80 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 12,880 है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे 6,080 मुझे निकालना पड़ेगा 12,880 में से, तब मेरे पास यहाँ पर जो बचेगी वो लग्ज़री घड़ियों की संख्या बचेगी। इसमें से इसको मैं अगर घटा देता हूँ तो ये मेरे पास 0, यहाँ देखिए, ये मेरे पास यहाँ से बचेगा 6800, ठीक है? ये 6800 जो घड़ियाँ हैं यहाँ पर, 6800 घड़ियाँ जो हैं ये केवल केवल लग्ज़री घड़ियाँ हैं। ये वाली जो थी लग्ज़री भी थी इसमें, और प्लस इसमें स्पोर्ट वाली भी थी। ये केवल स्पोर्ट वाली थी, तो स्पोर्ट वाली मैंने इसमें से घटा दी है, तो मेरे पास 6800 घड़ियाँ बच गई हैं यहाँ पर, कौन-सी? लग्ज़री। ठीक, आगे बोला है कि दुकानों एफ तथा एच द्वारा बेची गई लग्ज़री तथा स्पोर्ट घड़ियाँ। स्पोर्ट और लग्ज़री घड़ियाँ, यहाँ पर मुझे घटाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लग्ज़री और स्पोर्ट दोनों पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसमें से घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एफ और एच का मान मुझे यहाँ से ही निकालना पड़ेगा। एफ की कितनी है? 8 और एच का मान इसमें एच 9, 8 9 17, यानी कि यहाँ पर 17% निकालना पड़ेगा 56,000 का। 56,000 का अगर मैं 17% निकालता हूँ, तो इस बार मुझे 17 छक्का 102 आ जाएगा यहाँ पर। 17 छक्का 102 और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 10 95, ठीक है? 95, 17 छक्का 102, यानी कि ये आ जाएगा 9520। यहाँ पर अगर मैं इसका 17% निकालता हूँ, 56,000 का अगर मैं 17% निकालता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 सिफ़र से दोनों सिफ़र कट जाएँगे और 0 1 है यहाँ मौजूद है यहाँ पर 17 छक्का 102, यानी कि 952 आया था, यानी कि ये 9520 आ जाएगा। सवाल कैलकुलेटिव हैं ये वाले, अच्छे सवाल हैं लेकिन। अगर इस तरह के सवाल करेंगे तो फिर अगर पाई चार्ट के कुछ सवाल आएँगे तो फिर आसानी से हो जाएँगे, इस सवाल को इस तरह के सवालों में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। यहाँ पर ये बोला है कि कुल घड़ियों से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इनसे ये कितने प्रतिशत कम है, सवाल में ये पूछा था। ये जो मान आया था इससे कितने प्रतिशत कम है, अब फिर से इसमें गुणा भाग करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे। 9520 में से मुझे 6800 घटाना है, तो 20 तो ये बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 2720 बचेगा यहाँ पर। 2720 जो है, 2720 कम है, किससे कम है? ये अधिक है, 2720 अधिक है इससे। यहाँ पर सवाल में ये तो पूछा है कितने प्रतिशत, अच्छा किस ये पूछा है कितने प्रतिशत कम है, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं पूछा है कितनी वृद्धि हुई है, मैं ये निकाल रहा था कितनी वृद्धि हुई है। सवाल में पूछा है ये कितने प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 2720 कम है, किससे कम है? तो ये कम है 9520 में से 2720 कम है, तो यहाँ पर 9520 आ जाएगा और गुणा कर दूँगा मैं यहाँ पर 100 से। अब यहाँ पर मेरा परसेंटेज निकालना है मुझे परसेंटेज निकालना, तो 0 से 0 कटेगा यहाँ पर और यहाँ पर अब इसको काटना पड़ेगा, तो 9 तिया 27, ठीक है? 9 तिया 27, 9 दूनी 18 तो ये यानी कि यहाँ पर तो ये 3 ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है? ये तीनों ऑप्शन आ सकते हैं, ऑप्शन से भी नहीं हो रहा तो ये पूरा-पूरा काटना पड़ेगा, इसको काट के देख सकते हैं, ठीक है? इतना हो गया, इतना आप आगे वो कर सकते हैं यहाँ से। अगला सवाल इसी में ही है, अगला सवाल देखो करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, ठीक है? अब अगला सवाल यहाँ पर ये है कि दुकान डी द्वारा बेची गई स्पोर्ट तथा लग्ज़री घड़ियों की संख्या दुकानों सी, एफ तथा जी के द्वारा बेची गई कुल स्पोर्ट घड़ियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। डी द्वारा बेची गई स्पोर्ट तथा लग्ज़री, स्पोर्ट लग्ज़री ये है और डी द्वारा कितनी है? डी द्वारा 15% है, तो इसका 56% का 15% निकालूँगा मैं यहाँ पर। इसका 56,000 का 15%, ठीक? 15% आ जाएगा। आगे बोला है कि दुकानों सी-एफ-जी के द्वारा कुल स्पोर्ट की ये है तो सी-एफ-जी के द्वारा। सी-एफ-जी यानी कि 8 6 14, 14 और 7, 14 और 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये 14 और 7 21 हो जाएगा। तो 21 यानी कि 32,000 का 21% मुझे निकालना पड़ेगा। 32,000 का 21% निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये फिर से मुझे थोड़ी-सी कैलकुलेशन, यानी कि इन सवालों में कैलकुलेशन कहीं न कहीं है। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कर लेंगे, इसको मैं गुणा करूँगा 5 0 0 5 छंग 30 और 15 पंजे 75, ठीक है? 15 पंजे 75, 5 छंग 30, 15 पंजे 15 छक्का 90 आएगा, ठीक है? यहाँ पर ये 2 सिफ़र कट जाएँगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 15 छक्का 90 का सिफ़र आ गया
और 15 पंजे 75, 75 9 84 आ जाएगा यहाँ पर। ये 8400 आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी करूँगा यहाँ पर 21 दूनी 42 और 21 तिया 63 और 4 63 और 4 आ जाएगा 67, 6720 आ जाएगा यहाँ पर। अब सवाल में पूछा है कि ये कुल स्पोर्ट घड़ियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ये कितना अधिक है इससे? इससे कितना अधिक है? 6720 से कितना अधिक हो जाएगा यहाँ पर ये? तो इसको मैं इसमें से घटाऊँगा 8400 को 8400 से 6720 को मैं इसमें से घटाऊँगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 8 और 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पर 1680 अधिक है। किससे अधिक है यहाँ पर? किससे अधिक है? 6720 से अधिक है। इसकी फिर से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये 0 से 0 कटेगा, ठीक है? और यहाँ पर थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्या मैं? यहाँ पर 6 दूनी 12 यहाँ पर भी सभी काट कर देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट से नहीं हो पा रहा है, ठीक? तो यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दुकानों ए तथा बी द्वारा बेची गई स्पोर्ट्स घड़ियों की कुल संख्या तथा दुकानों सी तथा एफ द्वारा बेची गई लग्ज़री एवं स्पोर्ट घड़ियों की कुल संख्या में अनुपात बताना है, कितना है? ठीक है? तो इस तरह से इन सवालों को कर लेंगे। इन सवालों में थोड़ी-सी हल्की-सी कैलकुलेशन है, तो आप कर लेंगे इस सवालों को। इस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अब आगे करने में। अगला सवाल ये है यहाँ पर, एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों वृक्षों की संख्या के संबंध में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियाँ बनाना चाहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 76, 114 और 152 का एचसीएफ निकाल दूँगा, तो जो एचसीएफ आवेगा तो एचसीएफ वो आ जाएगा कि एक पंक्ति में अधिकतम पेड़ आ जाएँगे। यानी कि अगर इसका मैं एचसीएफ निकाल दूँ, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका यहाँ पर? एचसीएफ होना चाहिए यहाँ पर 76 यहाँ पर। इसको मैं इसमें से घटाऊँगा और इसको इसमें से घटाऊँगा। एचसीएफ निकालने का तरीका ये भी है कि 14 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 38 बचेगा। तो 38 मेरा यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि 38 इसको सबको काट रहा है यहाँ पर। 38 दूनी 76 और 3 अट्टे 24 और 4 अट्टे 32, 4 तिया 12 यानी कि सबको काट रहा है। यानी कि 38 जो है मेरा एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर। एचसीएफ 38 आ जाएगा और एचसीएफ वो संख्या है जो एक पंक्ति में अधिकतम पेड़ों की संख्या है 38। ये इसका मतलब हो जाएगा एचसीएफ का यहाँ पर। एक पंक्ति में अधिकतम पेड़ों की संख्या, एक यानी कि 76 सेब हैं। 76 सेब के पेड़ हैं, तो उस पंक्ति में अधिकतम कितनी पंक्ति बन सकती है? अगर उसमें 38 अधिकतम एक पंक्ति में 38 आ रहे हैं तो 76 सेब के पेड़ों की कितनी पंक्ति बन सकती है बटे 38 करूँगा तो 38 दूनी 76 यानी कि 2 पंक्ति बन सकती है क्योंकि 76 सेब के पेड़ हैं और यहाँ पर 38 एक में आने हैं तो 2 आ सकते हैं यहाँ पर। 114 इसको 114 को मैं 3 बार काट दूँगा इससे इसी तरह से और इसको 4 बार काट दूँगा। 4 3 7 और 2 9 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा कि 9 न्यूनतम संख्या है, पंक्तियों की आवश्यक संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 10 8 9 है। ए से बी तक विशाल जो है ए से बी तक 104 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और फिर वापस आ जाता है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। तो विशाल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल की ज्ञात करने का हमने एक तरीका बताया था मैंने, उसमें बताया था कि टोटल दूरी बटे टोटल चाल, ठीक है? लेकिन वो तब था जब दूरी हमारी अलग-अलग हो रही थी। यहाँ पर दूरी सेम है, आने की भी और जाने की भी। अगर आने की और जाने की दूरी सेम है यहाँ पर तो इसका औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाता है 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है? या इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम थोड़ा-सा इसमें डिफ़िकल्ट है। तो हम यहाँ पर 2xy बटे 2xy रख सकते हैं। यहाँ पर 2 गुणा 104 और गुणा 105 और बटे में नीचे आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा? ये आ जाएगा 100 इनमें जोड़ेंगे इनको 104 और 125 ये आ जाएगा 229। 229 आ जाएगा, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा जो भी कैलकुलेट यही इसमें कैलकुलेशन है, यहाँ पर कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये है, 30वां क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें दिया हुआ है कि एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। वह ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा? ठीक है? तो इसको कैसे करते हैं? देखो आपने इस क्वेश्चन को करा होगा, ठीक है? और शायद बुक में भी आपने देखा होगा अगर आपके पास बुक होगी, तो कितना डिफ़िकल्ट सा बना रखा है, कुछ समझ में आया नहीं होगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि किताब से या आपने अगर और कहीं भी देखा होगा तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बहुत माथापच्ची या मैं कहूँ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, सही करके समझ में आया नहीं होगा। मैं इसको समझाता हूँ सही करके, ठीक है? एक बार आप समझ लेना, मैं इसको सही करके समझा दूँगा इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है कि एक ठोस घन की भुजा है 8 सेमी। मैंने माना है कि एक घन है यहाँ पर ये। ठीक, थोड़ा-सा ऐसे ही बनेगा ये आड़ा-टेढ़ा सा, लेकिन उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ये घन बन गया, ये एक घन बना। अब इसने बोला है कि इसको जो काटा जाता है, विकर्णों पर समान भाग में 4 भागों में काटा जाता है, ये विकर्ण होता है इसका, ठीक है? ये तो 2 भागों में कट गया यहाँ पर,
अगर मैंने इसको अब काटा तो 2 भागों में कट गया और मुझे 4 भागों में काटना है तो मैं इस तरह से एक यहाँ पर एक कट और लगाऊँगा यहाँ पर ये, ठीक है? अब ये 1, 2, 3, 4 ये 4 भागों में कट गया है। अब 4 भागों में कट गया है तो इसमें से बोला है कि प्रत्येक भाग का यानी कि एक भाग का बताना है मुझे। एक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो मैं इसको जिसमें काट के बाहर निकाल दूँगा इस वाली भाग को यहाँ पर जिस देखो किस तरह से निकलेगी। ये इस तरह से निकलेगी यहाँ पर, ठीक है? ये यहाँ पर इस तरह से निकलेगी। ये। ये इस तरह से एक फाँक बाहर निकल जाएगी इसकी, ठीक है? इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा एक टुकड़ा इसका। अब यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब आप एक चीज़ देखिए क्या चीज़ बन रहा है। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या चीज़ बना ये? अगर मैंने घन में से एक टुकड़ा इस तरह से विकर्णों में से काट करके निकाला तो बन क्या रहा है ये? क्या बन रहा है? ये बन रहा है प्रिज़्म, ठीक? ये प्रिज़्म बन रहा है यहाँ पर। अगर प्रिज़्म बन रहा है तो आपने प्रिज़्म के बारे में पढ़ा होगा। प्रिज़्म के बारे में ना पढ़ा हो तो पढ़ना पड़ेगा आपको प्रिज़्म के बारे में भी। क्योंकि प्रिज़्म से और पिरामिड से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, 90% चांसेस है कि प्रिज़्म से और पिरामिड से यूपीएसआई में क्वेश्चन आए। कांस्टेबल में तो एक बार नहीं कह सकता मैं कि यूपी कांस्टेबल में आए ना आए, लेकिन एसआई में तो चांसेस पूरे हैं। तो मैं इसके प्रिज़्म के तीनों फॉर्मूले बता रहा हूँ। आपको याद रखने हैं, ये भी आपके काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। प्रिज़्म का आयतन क्या होगा? प्रिज़्म का अगर आयतन पूछ लिया जाए तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा बेस एरिया और गुणा ऊँचाई, ठीक? बेस एरिया गुणा ऊँचाई हो जाएगी। यानी कि इसका क्षेत्रफल ये जो बेस क्या है? बेस इसका ये आधार। ये नीचे जो है ये आधार है, यहाँ पर आधार बन रहा है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आधार बन रहा है इसका ये। तो इसका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई। अगर मैं बात करूँ वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, इसका 3 चीज़ें पूछी जाती हैं मैक्सिमम, आयतन, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि यहाँ पर पूछा हुआ है। वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका आधार का परिमाप, यानी कि इसको P लिख सकता हूँ आधार के परिमाप को मैं, पेरीमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है? पेरीमीटर और गुणा ऊँचाई, ठीक? और अगर बात करें टीएसए की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2b प्लस P गुणा H, यानी कि वक्र पृष्ठ। तो ये फ़ॉर्मूला होते हैं इसके। भई ये बेस एरिया 2 से गुणा क्यों की गई है? क्योंकि बेस एरिया 2 इसके 2 बेस बन रहे हैं, एक बेस ये है और एक बेस ये है, इस वज़ह से 2 से गुणा की गई है यहाँ पर, ठीक है? तो ये आप इसको लिख लेना एक बार, कहीं पर कागज़-वागज़ पे, कहीं अपने नोट्स पर लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बताई है यहाँ पर, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक? तो यहाँ पर अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें देखो कुछ भी पूछा जा सकता था, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि उस बाहर निकाले गए प्रत्येक टुकड़े का आयतन बताओ, आयतन भी पूछा जा सकता था, तो मैंने आयतन का भी फ़ॉर्मूला बता दिया। ये पूछा जा सकता था कि इसका वक्र पृष्ठ बताओ, ये भी फ़ॉर्मूला है। और तीसरी पूछी जाए पूछ जो ती तीसरी चीज़ तो उसमें पूछी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? वो कैसे निकालेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 गुणा बी। बी क्या है? बी क्या है ये? बी है, बी जो है ये आधार का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूँ? आधार का क्षेत्रफल के लिए मुझे, यानी कि ये इसकी ये बेस है यहाँ पर, ये त्रिभुजाकार बनना है तो मुझे इसकी लंबाइयों का पता होना चाहिए। लंबाइयाँ कैसे बनेगी? लंबाइयाँ देखो ऐसे पता लगेगा इसका, ये वाला एरिया जो है भई यहाँ से ये काटा गया था, यहाँ से ये जो है ये, यहाँ पर ये, इसका तो 8 हो जाएगी। ये लंबाई तो यहाँ पर 8 है डेफ़िनेटली, तो पता लग गई। ये कितनी हो जाएगी ये वाली? भई ये विकर्ण है टोटल। ये टोटल विकर्ण विकर्ण हो जाएगा यहाँ पर पूरा ये। ये विकर्ण है, तो ये इसका अर्धविकर्ण होगा यहाँ पर। अर्धविकर्ण यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका विकर्ण कैसे निकलेगा? विकर्ण निकलेगा इसका यहाँ पर, इसकी लंबाई 8 है, ठीक है? इसकी 8 है और इसकी भी 8 है। ये दोनों 8 है तो इसका मान कैसे निकलेगा? इसका मान निकलेगा विकर्ण का वही लगेगा इसमें, यानी कि विकर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ पर ये भी 8 है और दोनों ये आप यहाँ पर 8 है ये। इन दोनों का वर्ग जुड़ जाएगा 8 8 64 और प्लस 64, ठीक है? विकर्ण का वर्ग है तो इसमें मैं रूट चढ़ा दूँगा यहाँ पर। 64 दूनी 128 हो जाएगा और 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 दूनी 128, यानी कि 8 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। 8 रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि इसका मान जो है टोटल 8 रूट 2 आ जाएगा। इसका मान अगर 8 रूट 2 है तो केवल इस वाली का चाहिए मुझे, इस वाली का। तो इसका मान 4 रूट 2 आ जाएगा जो कि ये है। इसका मान 4 रूट 2 आ जाएगा। ये छोटा लिखा जा रहा है, यहाँ पर छोटा लिखना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 रूट 2, ठीक? ये 4 रूट 2 आ जाएगा, चमक रहा होगा। 4 रूट 2 ये हो जाएगी। 4 रूट 2 ये हो जाएगी यहाँ पर, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया टोटल क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। देखो सवाल मैं अगर चाहता तो इसको मैं ऐसे ऊपर-ऊपर से बता के मैं भी निकल लेता आगे को, ठीक है? लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं कि मैं सिर्फ़ आधा-अधूरा सवाल बताऊँ, या तो फिर मुझे ये सवाल बताना ही नहीं था, ठीक है? या तो एक ये होता है कि मुझे सवाल बताना ही नहीं था अगर मुझे आधा-अधूरा सवाल बताना है तो। अगर मैं इसको बताऊँ तो फिर मैं सही करके बताऊँ कि होता कैसे है ये, ठीक है? तो ये मेरा फ़र्ज़ बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अभी त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर।
त्रिभुज बन रहा है, देखो त्रिभुज इस तरह से बन रहा है ये, ठीक है। ये अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएँगे तो इतना तो खुद ही ऐसे ही कर सकते हो ये, ठीक है। अब तो मुझे करके बताना पड़ रहा है यहाँ पर। ये 4 रूट 2 है, ये यहाँ पर 8 है और यहाँ पर ये कितना बनेगा? ये कितना बन जाएगा? इसकी मान भी यहाँ पर 4 आ जाएगा। कैसे 4 आ जाएगा? क्योंकि इसका जो यहाँ पर में ये लंबाई थी, ये 4 थी, तो इसकी भी यहाँ पर ये टोटल 8 थी यहाँ पर। ये जो थी टोटल 8 थी यहाँ पर, तो इसकी आधे की 4 हो जाएगी। तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी लंबाई यहाँ पर 4 आ जाएगी। 4 आ जाएगी तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? अगर ये 4 आ गई यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर 4 आ गई यहाँ पर ये, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊँचाई। यानी कि 2 से काटूँगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ठीक है? तो यहाँ पर 16 आ जाएगा ये। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है? इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल वो 16 आ जाएगा। 2 गुणा 16 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आधार का परिमाप कितना है? 8 और 4 रूट 2, 4 रूट 2 यानी कि 8 रूट 2, 8 प्लस 8 रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर और इंटू क्या है? इंटू ऊँचाई। ऊँचाई कितनी है इसकी? तो ऊँचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊँचाई ये जो है ये इसकी हाइट है यहाँ पर ये इसकी ऊँचाई होती है। तो हाइट निकला कहाँ से? यहीं से तो निकला है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 है यहाँ पर। तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसको करूँ 16 दूनी 32 आ जाएगा और ये 8 8 64 आ जाएगा और 8 8 64 रूट 2 आ जाएगा। यानी कि इसको मैं जोड़ता हूँ तो 96 प्लस 8 8 64 यहाँ पर आ गया तो 64 आएगा यहाँ पर ये। 8 8 64 96 प्लस 4 2 6 हाँ, 96 प्लस 64 रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाए? 96 प्लस 64 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। देखो थोड़ा-सा इसमें समय तो लगा है लेकिन करना हमें इसी तरह से पड़ेगा। अगर तुम और दूसरी तरीके से करना चाहोगे तो फिर ये सिर पे से उतर के चला जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं फिर उसका। अगर समझना है तो फिर सही करके समझना है। वरना तो मैं इसको छोड़ कर के चला जाता मैं और ये इसको सही करके यार ना फिर मैं इसको ऐसे ही बता देता, उल्टा-सीधा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा इसको बता सकता हूँ। अगले किसी प्रैक्टिस सेट में इसको जोड़ करके मैं बता दूँगा अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर 31वां कि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है 20% की, 20% की हानि हो रही है, 20% को मैं क्या लिखता हूँ 1/4 मैं 1/5 लिखता हूँ, 20 पंजे 100 होता है ना, तो 1/5 मैं 5 लिख सकता हूँ। तो अगर विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, तो इसको मैं विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा मुझे। ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर ये मेरा विक्रय मूल्य है, तो मुझे हानि हो रही है, तो फिर मेरा सीपी जो है वो 6 होना चाहिए। ठीक है? 1 में जोड़ के सीपी मेरा 6 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी अब। अगर मुझे देखो अगर मुझे क्रय मूल्य पर हानि हो रही होती तो मैं क्या करता? क्रय मूल्य पर हानि हो रही तो 1/5 तो यहाँ था, फिर मेरा क्रय मूल्य यहाँ पर ये सीपी बन जाता और मेरी मुझे अगर हानि हो रही होती तो मेरा यहाँ पर ये क्रय मूल्य पर हानि हो रही होती तो यहाँ मेरा यहाँ पर एसपी जो है था एसपी तो एसपी 6 बन जाता है यहाँ पर, ठीक है? हानि तभी होगी नहीं हान एसपी बन जाता मेरा यहाँ पर 4 एसपी मेरा 4 बन जाता है यहाँ पर। हानि मुझे कब होगी? जब मेरा एसपी कम होगा यानी कि 5 में से 1 घटाऊँगा तो 4 बचेगा यहाँ पर, तो 4 मेरा एसपी होना चाहिए था और सीपी मेरा 5 अगर क्रय मूल्य पर हानि होती तो। अब पूछा है कि विक्रय मूल्य पर हानि। विक्रय मूल्य पर हानि का मतलब ये है कि मैं इसको एसपी लेना पड़ेगा। एसपी अगर मैं इसको 5 मान लूँगा तो मेरा सीपी कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब 1 अधिक होना चाहिए यानी कि सीपी मेरा 6 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हानि का प्रतिशत बताना है। तो हानि का प्रतिशत बताना है तो भई 5 अब यहाँ पर हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। सीपी कितना है? सीपी 6 है और एसपी 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हानि कितनी हो रही है? ₹1 की हो रही है। किस पर हो रही है? सीपी पर हो रही होगी हानि तो गुणा 100 आ जाएगा यहाँ पर। यानी क्या आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। इसको 50/3 में लिख सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। इसका जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी कितना है? ₹34,999 ₹34,999 उसने खरीद ली और खरीदने के बाद उसने क्या किया कि मरम्मत पर उसे ₹4,000 लगा दिए। 4,000 मरम्मत पर लगा दिए और ₹1,000 उसने मरम्मत पर 4,000 मरम्मत पर और परिवहन पर यानी कि किराए पर उसने ₹1,000 खर्च कर दिए यहाँ पर। तो कुल मिला के उसका जो सीपी टोटल बना तो टोटल सीपी बना उसका 5,000 ये है और 34,000 ये हैं, यानी कि ₹35,999 उसने टोटल खर्च किए हैं। उसका एसपी ज्ञात करना है। एसपी ज्ञात करना है कब? जब उसने वो 15% पर लाभ पर बेच दिया है उसको। 15% लाभ पर उसने बेचा होगा तो मैं इसको 35,999 और गुणा 15% का मतलब होता है 1/20 वो 3/20 ठीक है? 15% का मतलब होता है 3/20 तो इसका लाभ हो जाएगा 23/20 23/20 हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, कैलकुलेट करने पर मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। उसी राशि को 2 गुना करने पर ये साधारण ब्याज का कुछ अच्छा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो उसी राशि को 2 गुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करना है कितना होगा? यानी कि कोई राशि जो है वो 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ये 4 वर्षों में इतनी हो जाती है यहाँ पर। तो कुल मिला के इसमें 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है यहाँ पर, 4 साल के बारे में इसमें बात की गई है। तो मेरे पास यहाँ पर इतनी हो जा रही है ये, ठीक है? तो यानी कि ये जो दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ है मिश्र धन यहाँ पर।
तो मेरे पास धनराशि नहीं है, तो धनराशि मुझे निकालनी पड़ेगी। इसको मैं हटा सकता हूँ, इसमें सवाल में कुछ था नहीं, केवल कैलकुलेशन था इसमें। इसमें क्या होगा, मुझे धनराशि का नहीं पता, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 10 और यहाँ पर 11 कर लूँगा, फिर इसकी 10, 11, 10, 11, 10, 11 इस तरह से कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके 11 से गुणा करूँगा 1331, 1331 और गुणा 11 करूँगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर, उसकी 11 कम 11 और 11 ते 33, इस तरह से करूँगा, यानी कि मैं इस तरह से करता नहीं हूँ, यहाँ पर कुल मिला के ये काम करना पड़ेगा। इस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए मैं मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, 1/10 होती है 10% की फ्रैक्शन, 10% का मतलब होता है 1/10। तो मैं धनराशि मान लूँगा कि धनराशि जो है मेरी 10,000 रुपए है, ठीक है? अगर 4 साल के लिए दिया हो तो मैं 4 बार गुणा कर लूँगा यहाँ पर। धनराशि मेरी अगर ये आ गई यहाँ पर, मुझे निकालना है 1/10 4 साल का। 4 साल का निकालना है मुझे, तो 4 साल के लिए जो मैं होता है मेरा रेशियो 4/6, 4/1 का होता है यहाँ पर, ठीक है? मैक्सिमम ज़्यादा से 4 साल तक का ही निकाला जाता है। तो यहाँ से इसकी मैं गुणा करूँगा 1000 आ जाएगा, 1000 से मैं पहले 4 से गुणा करूँ तो मेरा 4000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में फिर से इसमें गुणा करूँ तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, 100 के बाद फिर 6 से गुणा करूँ तो 600 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, एक बार फिर से करूँ तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 4 से गुणा करूँ तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर से एक बार 10 से इस वाले 10 को काटूँगा इस वाले को तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 1 से गुणा करूँ तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास जो यहाँ पर ब्याज आएगा ना टोटल, जो टोटल ब्याज आया मेरे पास, तो टोटल ब्याज आया यहाँ पर 4641 रुपए। 4641 रुपए मेरा यहाँ पर ब्याज आएगा टोटल, 4641 रुपए का ब्याज। सवाल में बोला है कि वो राशि जो है 29,282 हो जाती है। 29,282 हो जाती है। तो ये राशि कितनी हो जा रही है? ये राशि हो जाएगी यहाँ पर 4,000 ये है, यानी कि 14,641 हो जाती है ये राशि। 14,641 का मान कितना है? 29,282। 29,282 इसको मैं 2 बार काट दूँगा, 2 बार कट जाएगा ये। तो यानी कि 2 1 का मान जो है वो 2 के बराबर है, तो मेरी जो धनराशि होगी मैं इसको 2 में गुणा कर दूँगा, यानी कि मेरी जो धनराशि है वो 20,000 एग्ज़ैक्ट मेरे पास आ चुकी है। धनराशि मेरे पास 20,000 आ गई है। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा सोचना-वोचना नहीं पड़ा है, मैंने आसानी से कर लिया है ये, ठीक है? यहाँ पर ये इसकी जो धनराशि है पी वह 20,000 की आ गई है यहाँ पर। अब बोला है कि उसी राशि को 2 गुना करने पर, राशि को मैंने 2 गुना कर दिया 40,000 हो गई यहाँ पर। राशि को मैंने 2 गुना कर दिया 40 हो गई। 2 गुना करने पर समान ब्याज दर से, समान ब्याज दर कितनी है 10% है और टाइम 5 वर्ष का है। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? बटे 100, बटे 100। तो यहाँ पर 1 ज़ीरो काट दूँगा बस यहाँ पर मैं ये, 1 ज़ीरो काट दूँ तो 5 चौक 20 आ जाएगा। 20,000 रुपए का ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। पाइप पी किसी टैंक का 4/7 भाग 16 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टैंक का 5/7 20 घंटे में भर सकता है। यानी कि पी जो है, पी उस टैंक का अगर 4/7 भाग 16 घंटे में भर रहा है, तो पूरा भाग 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 28 घंटे में भर देगा वो। क्यू उसी टैंक का 5/7 भाग 20 घंटे में भरता है, तो 5 चौक 20 और 4 सत्ते 28, तो ये भी क्यू भी 28 घंटे में भर सकता है, 28। इसके बाद पी और क्यू दोनों पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है? इनकी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 28 आ जाएगा इनका एलसीएम। इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी भी 1 आ जाएगी। इनको 2 घंटे के लिए खोला गया, तो 2 घंटे में इन्होंने 2 की एफिशिएंसी से 4 यूनिट काम किया है यहाँ पर, ठीक? 4 यूनिट 28 में से 4 यूनिट इन्होंने काम कर दिया दोनों की, 1 और 1 2 हो जाएगी यूनिट और 2 घंटे के लिए 4 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। आगे बोला है कि फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब दोनों को बंद कर दिया गया, टंकी जो है 4 यूनिट भर चुकी है। फिर केवल आर को खोल दिया जाता है और यह टैंक को 4 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि टैंक कितना भरा हुआ है इस समय पर? 4 यूनिट भरा हुआ है टैंक और ये कितने घंटे में? 4 घंटे में खाली कर देता है, तो इसकी यूनिट 1 आ जाएगी। यानी कि आर की यूनिट भी कितनी है? आर की यूनिट भी 1 है। आर खाली करने वाला है इसलिए मैंने माइनस लगाया है यहाँ पर। पाइप पी, क्यू, आर एक साथ खोल दिए जाने पर वही खाली टंकी कितने में भर जाएगी? टोटल कितनी है टंकी? 28 है। अगर टोटल 28 है और इसको तीनों को खोला जा रहा है तो 1 + 1 - का 1, 1 से 1 कट जाएगा यानी कि 28 घंटे में ही वो टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समषट्भुज की एक भुजा की लंबाई यानी कि यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। समषट्भुज का समषट्भुज की लंबाई दी है, षट्भुज का क्षेत्रफल बताना है यहाँ पर। इसका मैंने बताया था इसी में इसका क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये तो हो जाएगा किसका? समबाहु त्रिभुज का। और अगर मुझे षट्भुज का निकालना है तो मैं 6 से गुणा करूँगा यहाँ पर। तो 6 क्योंकि इसमें 6 भुजाएँ होती हैं, 6 गुणा √3/4 और गुणा 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो 4 छंग 24, 24√3 आ जाएगा इसका, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, पास 7-8 है और एक उनसे 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय का अनुपात ये हो जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7-8 है और यहाँ पर कितना है इनका 11-16 है और ये इनकी बचत कितने करते हैं 15,000 की और ये 9,000 की। यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस ले लेना और इनकी
क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है, वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, करा रखा है इस तरह से, कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 529 किसका वर्ग है 529 529 23 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है 1 प्लस x बटे 529 बराबर कितना दिया हुआ है 24 बटे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 529 प्लस x बटे 529 और 529 किसका वर्ग है ये 23 का वर्ग है, तो इसका मैं रूट हटा दूंगा, यहाँ पर मैं केवल 23 कर दूंगा, केवल 23 आ जाएगा यहाँ पर 23 बराबर 24 बटे 23 आ जाएगा और 23 से 23 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा इस समय यहाँ पर केवल यहाँ पर 529 यानी कि अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो 529 प्लस का x और 24 का वर्ग होता है 24 का वर्ग हो जाएगा 576। ठीक है, 576 हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 576 में से यानी कि 76 में से मुझे 29 घटाना है केवल, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 47 3 6 यानी कि 47 आ जाएगा यहाँ पर। 16 में से सन हो जाएगा 7 बचेगा और 6 में 2 जाएगा 4 यानी कि x का मान जो है वो 47 है। आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन यह है साधारण ब्याज का। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी पिछले प्रैक्टिस सेट में था। ठीक है, लाभ इतनी हो जाती है और 4 वर्षों में 2100 हो जाती है, तो आसान क्वेश्चन है ये भी। 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है 2 वर्षों में 1300 और 4 वर्षों में कितनी हो रही है 4 वर्षों में 2100 हो जाती है, तो 2 वर्षों का ब्याज निकल जाएगा यहाँ पर। 2 वर्षों का ब्याज आ जाएगा यहाँ पर 2100 में से 1300 जाऊँगा 800 बचेगा, यानी कि 800 जो है 2 वर्ष का ब्याज है। अगर 800 2 वर्ष का ब्याज है और ये मेरे पास क्या है अमाउंट है, इसमें से इसको घटाऊँगा तो मेरे पास 13 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 800 जाएगा तो 500 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो मेरे पास धनराशि है वो 500 रुपये की आ जाएगी। अगर धनराशि मेरे पास 500 रुपये की है और मुझे 2 वर्ष का मेरे पास ब्याज भी है और 2 वर्ष का ब्याज मेरे पास है, तो मुझे यहाँ पे आर का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बटे 100 करूँगा और बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ पर 800। ठीक, ये 2 से ऊपर कट जाएँगे, 2 पंजे 10 यानी कि आर का मान यहाँ पर 8 80% आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से ऊपर तो 1 कट ही रहा है यहाँ पर और 2 से इसको काटूँगा यहाँ पर यानी कि 5 दूनी 10, 1 से ऊपर काटूँगा तो 80% बचेगा, आर का मान जो है वो 80% हो जाएगा।